हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पीसीएस की तैयारी करने वाले समस्त छात्रों को मेरा नमस्कार है। दोस्त, हम लोग जो है वो एडिटोरिया का जो सेट है उसको कर रहे हैं और सेट के जो रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसके जो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और फैक्ट हो सकता है तो उसको भी करते हैं। इस क्रम में हम लोगों ने सेट 1 ख़त्म कर लिया है, सेट 2 ख़त्म कर लिया है, सेट 3 ख़त्म कर लिया है, सेट 4 और सेट 5 के टोटल 25 क्वेश्चन को हमने कर लिया है। और ये हम लोग का सेट 5 का 26 से 50 पूरा सेट ख़त्म करेंगे। तो इससे अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हुरुन ग्लोबल लिस्ट 2025 शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ये पहली भारतीय महिला है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो इसमें हम लोग ओवरऑल देखेंगे कि जो हुरुन ग्लोबल लिस्ट है पहला इसको कौन जारी करता है, इसमें ओवरऑल विश्व में कौन शीर्ष पर है। फिर हम लोग देखेंगे भारत में ओवरऑल शीर्ष पे कौन है और सेकेंड महिला में शीर्ष पे कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हुरुन ग्लोबल लिस्ट है उसको जारी करता है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। कौन जारी करता है? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। शीर्ष पे कौन है? एलन मस्क। भारत में शीर्ष पे कौन है? मुकेश अंबानी। ये वरन भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनके पास 100 अरब डॉलर की संपत्ति है। अगर विश्व के 10 शीर्ष सूची में देखें महिला में तो उसमें भारत की एक है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह भारत की पहली महिला बनी है जो अमीर की सूची में 10 जो अमीर की सूची है महिला की इसमें उन्होंने अपना स्थान बनाया है। तो उनका नाम है रोशनी नडाल। तो कई बार ये पूछ देता है ये किस कंपनी से रिलेटेड है, तो ये HCL की CEO है और इनके पास 40 बिलियन डॉलर का जो है वो संपत्ति है। तो हम लोगों ने देखा कि हुरुन ग्लोबल लिस्ट कौन जारी करता है? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। शीर्ष पे कौन है? एलन मस्क। ये किस कंपनी से रिलेटेड है? टेस्ला और स्पेस एक्स के ये CEO हैं। भारत में शीर्ष पे कौन है? मुकेश अंबानी। महिला में कौन है? रोशनी नडार। किस कंपनी की CEO है? HCL की। कितना इनके पास संपत्ति है? तो 40 अरब बिलियन डॉलर इनके पास संपत्ति है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल, ये गलत है। दूसरा, दुनिया का अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी, ये भी गलत है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ये भी गलत है। तो इसमें पूछ रहा है, अब फिर देखिएगा, पूछ रहा है असत्य कौन सा है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। असत्य पूछा है तो फिर हम लोग देखते हैं अगर ये तीनों असत्य है तो फिर सत्य क्या है। जो विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 में अग्रणी पुरुष क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर और क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है वो। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विजडन क्रिकेट अवार्ड किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है और फिर अग्रणी पुरुष, महिला और क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया। तो विजडन क्रिकेट अवार्ड जो है वो एक क्रिकेटरों को पुरस्कृत किया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह प्रति वर्ष इस क्रिकेटर को पुरस्कृत किया जाता है। और संस्था कौन सी है? एक्चुअली ये संस्था नहीं है बल्कि एक पत्रिका के द्वारा यह पुरस्कृत किया जाता है जिसका नाम है विजडन क्रिकेट अल्मानेक। इसे क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। तो हो सकता है पुस्तक में अगर पत्रिका वाले में पूछे तो पूछ दे कि विजडन क्रिकेट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये विजडन क्रिकेट अल्मानेक के द्वारा दिया जाता है और यह क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। तो इसमें आप क्वेश्चन है कि विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर कौन है? जसमीत बुमराह पहला। दूसरा, महिला अग्रणी कौन है? यह स्मृति मंधाना है। और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर ये निकोलसन पूरन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अग्रणी पुरुष कौन है? जसमीत बुमराह। महिला कौन है? स्मृति मंधाना। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? निकोलसन पूरन को। तो ये इंपॉर्टेंट था, बस इतना ही। T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य ने किया? तो ये तेलंगाना ने किया। तो बस इतना ही याद रखना है इसमें। T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब
किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत और यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता, यानी जिसको आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, यूके में अस्थायी रूप से, अब देखिएगा टर्म, सब टर्म पे ध्यान दीजिएगा, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। मुक्त व्यापार समझौता के तहत यूके को अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष की सामाजिक सुरक्षा योगदान भुगतान करने की छूट दी गई है। तो इसमें से देखिए कितना चीज़ आप सीख सकते हैं। एक तो सबसे पहला कि अभी जो 2024 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, तो यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। और दूसरा, सामाजिक सुरक्षा योगदान भुगतान करने की छूट कितने वर्ष के लिए दी गई है, 3 वर्ष। और यह जो छूट दी गई है उस योजना का क्या नाम है, तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें कुल 27 चीज़ों पे एमओयू किया गया है। और ये जो सामाजिक सुरक्षा का छूट दिया गया है उसका नाम है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, DCC यानी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। इसमें देखिए 2 टर्म मेन है, एक है डबल, दूसरा है कंट्रीब्यूशन। तो डबल का क्या मतलब हुआ और कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ। डबल का मतलब हुआ कि पहले क्या होता था कि कोई मान लीजिए यूरोपीय लोग गए काम करने, वहाँ जो सेवा क्षेत्र में काम करते, मान लीजिए कोई होटल में काम करता है, कोई वेटर का काम करता है, तो वो मान लीजिए 2-3 साल के लिए गया, 4 साल के लिए गया, तो उनके जो सामाजिक सुरक्षा होते थे उनको काउंट नहीं किया जाता था। बट अब डबल टैक्सेशन में ये कर दिया गया है कि मान लीजिए आप ब्रिटेन की कोई सामाजिक सुरक्षा फंड है, उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आपको पैसा मिलेगा। साथ ही आप इंडिया के जो EPFO है यानी श्रमिक का जो फंड होता है उसमें भी आप पैसा जमा कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। यानी कि आप जो अपने राज्य में देश में जो श्रमिक EPFO होता है कर्मचारी फंड, उसमें भी पैसा जमा कर सकते हैं और इसके लिए आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम है, खास करके जो असंगठित क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, असंगठित के सेवा क्षेत्रों में कामगार होते हैं उनके लिए। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। तो इसमें बस जब कोई क्वेश्चन ना आता हो तो उसको बड़ा बारीकी से पढ़िएगा। इसमें है डबल कंट्रीब्यूशन, तो डबल किसका, श्रमिक का, कहाँ पे कर सकता है, यूरोप में भी और भारत में भी। यह एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा है। यह स्पेशली श्रमिक जो लघु अवधि स्पेशली 3 वर्ष के लिए कार्य करने जाते हैं उनको दिया जाएगा। ये जो हमने बता ही दिया। अब जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, पूछ देगा ये कब शुरू हुआ था, वार्ता इस पे 2022 में, और इसको इस पे वो कब हुआ है, मतलब लागू कब से होगा, तो ये 24 फरवरी 2024 से। इसमें कुल कितनी क्षेत्रों में एमओयू किया गया है, 27 क्षेत्रों में। और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके तहत क्या प्रावधान किया जाता है, सीमा शुल्क में कटौती की जाती है, पूछ देगा। दूसरा पूछ देगा गैर व्यापारिक उत्पाद में को कमी करना इसका उद्देश्य होता है, साथ ही सेवा में निवेश को बढ़ाना, तो ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य रखा गया है कि जो हमारा व्यापार है उसको $60 तक पहुंचाना है, कब तक, 2030 में। और भारत और ब्रिटेन का जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भारत के पक्ष में है। तो चलिए ये इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के लिए और पीटी के लिए भी, कि श्रमिकों को कितने वर्ष के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना दिया जाएगा, और ये सामाजिक सुरक्षा दिया जाएगा DCC डबल कंट्रीब्यूशन के तहत। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव और सन स्ट्रोक की स्थिति को विशिष्ट आपदा घोषित किया है, तो ये तमिलनाडु है। फिर से सुनिए, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य का विशिष्ट आपदा घोषित किया है, तो तमिलनाडु। अगर आप 69 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा हुआ है हीट वेव क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं हीट वेव क्या होता है। हीट वेव एक्चुअली एक लू जैसी स्थिति होती है। जैसे आपको हम बताते हैं
कि गर्मी का महीना है, अभी आप लोग फील किए होंगे, और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। जब कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, आपके मुंह पे मान लीजिए सूरज की रोशनी लगातार पड़ रही है तो आपका जो फेस है वो क्या हो जाएगा, गर्म होगा। जब कोई हवा या कुछ भी गर्म होता है तो वो हल्का हो जाता है, जब हल्का होता है तो ऊपर होता है। अगर वहाँ पे कोई शुष्क हवा आती है बहुत तेजी से तो वो लू या हीट वेव का रूप ले लेती है। वही अगर कोई आर्द्र हवा आती है तो वो वर्षा लेती है, जिसको आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो 69 में पूछा हीट वेव क्या होता है, तो IMD के अनुसार अगर मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री से अगर अधिक हो जाता है तो वो मैदानी क्षेत्र के लिए हीट वेव बन जाता है। अगर पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री सेल्सियस से या उससे अधिक तापमान रहता है तो वो हीट वेव की स्थिति बनता है। अगर तटीय क्षेत्र में 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर होता है तो वो हीट वेव की स्थिति बनता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लोग हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है कि हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का महंगा शहर है, तो ये मोनाको है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किससे सम्मानित किया गया है, पायल कपाड़िया को। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि पूछ देगा एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा पायल कपाड़िया को कहाँ का प्रतिष्ठित सम्मान मिला है, तो वो हो जाएगा फ्रांस सरकार ने दिया है। और उस अवार्ड का क्या नाम है, तो उस अवार्ड का नाम है ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा। एक ये पूछ देगा कि पायल कटारिया को कहाँ का मिला, तो ये फ्रांस का हो जाएगा। अवार्ड का नाम क्या था, ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, या पूछ देगा ऑफिस ऑफ द आर्ट्स ऑफ द लेटर किनको दिया गया है, तो ये पायल कटारिया को। तो बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, IPL 2025 में ऑरेंज कैप विजेता कौन खिलाड़ी है, तो ये साई सुदर्शन। इसको हमने पूरा विस्तार से कर लिया है सबको, तो देख लीजिएगा, पीछे वीडियो में है। जल स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है, तो इसमें से कोई नहीं। हालांकि ये बहुत ही भेग क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सभी देशों के साथ MOU किया जाता है इस तरह का। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व सैन्य रिपोर्ट के रुझान निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट जो है वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पूछ देगा सिप्री का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कब प्रकाशित किया जाता है, तो ये प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो ये सही है। और दूसरा पूछ रहा है कि 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश था, तो ये गलत है, क्योंकि भारत तीसरा नहीं बल्कि 5वां था। तो हम लोग जो सिप्री रिपोर्ट है उसको पूरा ही देख लेते हैं कि सिप्री रिपोर्ट के तहत कौन जारी करता है, ये हमने देख ही लिया। प्रति वर्ष जारी करता है, ये भी हमने देख लिया। इसमें हम लोग देखेंगे कि विश्व में क्या स्थिति है, विश्व के शीर्ष सबसे ज़्यादा सैन्य पे व्यय करने वाले कौन कौन से हैं, और तीसरा भारत की क्या स्थिति है। तो हम लोगों ने पहला देख ही लिया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट का जो नाम है वो है विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ 2024। इसमें बोला गया है कि जो पूरे वैश्विक देश हैं वो लगातार अपना सैन्य खर्चा बढ़ा रहे हैं, और ये जो बढ़ रहा है लगातार 10 वर्षों से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, स्पेशली यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्रों में। अगर देखा जाए ये जो सैन्य खर्च हो रहा है टोटल GDP का 2.5%, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष देश में 5 जो हैं वो पहला USA है, दूसरा चाइना है, तीसरा रशिया है, चौथा जर्मनी है, 5वां भारत है। कौन कौन सा है, USA है, दूसरा चाइना है, तीसरा रशिया है, चौथा जर्मनी है, 5वां भारत है। तो यानी भारत कैमा सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है, 5वां। अब हम भारत की अगर स्थिति देखें तो अगर देखिए भारत कुल सैन्य व्यय कितना करता है पैसा में यानी डॉलर में,
तो 86.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये जीडीपी का कितना है 2.3%। विश्व में कैमा स्थान है 5वां और एशिया में कैमा स्थान है 2रा। चाइना के बाद भारत सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय करता है, क्योंकि हमने देखा चाइना यूएसए के बाद सेकेंड पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य पे व्यय करता है। तो ये सिपरी रिपोर्ट था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत बहुत मतलब जितना भी वीवीआई कह लीजिए उतना है, क्योंकि ये केंद्रीय बजट 2025 में लघु मॉडल रिएक्टर, जिसको एसएमआर कहते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एसएमआर होता है उन्नत परमाणु रिएक्टर है, तो ये बात सही है, जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित परिवहन योग्य रिएक्टर है, तो बिल्कुल सही बात है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम रूप से डिजाइन किए गए विकसित करना और तैनात करना है, तो ये 2035 तक नहीं है बल्कि 2047 तक है। तो चलिए ये जो है एसएमआर, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बिहार के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार में भी इसके तहत जो है लघु मॉडल रिएक्टर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें बोला गया है, इसमें पूछ देगा, अगर स्टेटमेंट वेच पूछेगा तो पूछ देगा कि बजट 2025-26 में कितना करोड़ का इसमें आवंटन किया गया है, तो 20,000 करोड़ का। इसका लक्ष्य क्या है 1000 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना, कब तक 2047 तक। जो एसएमआर होता है उसकी क्षमता कितनी होती है 20 मेगावाट से 300 मेगावाट तक। इसका लाभ क्या होता है तो हम लोगों ने देख ही लिया, कॉम्पैक्ट होता है। फैक्ट्री में भी आप एक अलग से यूनिट लगा सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को स्थापित कर सकते हैं। ये इतना इजी होता है इसको लगाना। और यह नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, तो आप लोग पढ़े होंगे नाभिकीय विखंडन और संलयन। ये कंट्रोल्ड एक्चुअली, छोड़िए आगे ज़्यादा हो जाएगा। ये परिवहन योग्य होता है, इसको आसानी से आप कहीं भी ले जा सकते हैं। बिहार में एक्चुअली यह पहले नवादा में प्रस्तावित था, बट अभी पटना में ऊर्जा मंत्री का सम्मेलन हुआ था, जिसमें इसको बांका में स्थापित करने का सुझाव दिया गया है, प्रस्ताव दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। पूछ देगा कि बिहार में कहाँ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित किया जाएगा, तो वो बांका है, न कि नवादा है। हाँ, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है, तो ये यूएसए है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि ये पहला पूर्ण मानचित्र मानव जीनोम का बनाया गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यूएसए के द्वारा किया गया है। अब पूछ देगा कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है। एक्चुअली मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है कि मानव के जो डीएनए होते हैं और उसमें जो मौजूद जीन होते हैं, तो उनका एक न्यूक्लियोटाइड बेस पढ़ते होंगे, जैसे हमने पढ़ाया है बायोलॉजी में। जो डीएनए होता है, रुक जाइए एक सेकेंड, जो डीएनए होता है वो बना होता है आपका फॉस्फेट का, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस का। अब यही देखिएगा क्वेश्चन डीएसओ वाले में भी पूछा हुआ है, और शुगर का। तो इसमें फॉस्फेट से फॉस्फेट ही है। जो न्यूक्लियर बेस होता है इसमें डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन और साइटोसिन होता है। यही जो आरएनए होता है, जो न्यूक्लियोटाइड बेस होता है, यानी नाइट्रोजनस बेस जिसको कहते हैं, इसी में डीएनए और आरएनए में अंतर होता है, आरएनए में। और जो इसमें शुगर होता है, डी मतलब ही होता है डीऑक्सी राइबोज। तो ये न्यूक्लियोटाइड बेस, इसी का अनुक्रम एक सीक्वेंस होता है, हर जीव में अलग अलग होता है। और यही जो आपके माता पिता से आता है, और यही जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, जो कि उसमें पूछा हुआ था आपका 70वीं बेंच में, तो यही अनुक्रम के आधार पे पता लगाया जाता है। तो उसी के अनुक्रम को ये निर्धारित करता है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि कम दूरी की सतह से हवा से मार करने वाली, मध्यम दूरी होगा, मध्यम दूरी का सतह से हवा मार करने वाला मिसाइल MRSAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो पहला पूछ रहा है कि MRSAM किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये
भारत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा पूछ रहा है, कह रहा है कि ये मिसाइल प्रणाली को मिसाइल विमान, हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो हम लोगों को ये MRSAM के बारे में पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में। तो दोनों कथन सही है। अब हम लोग देख लेते हैं MRSAM। देखिए, एक नाम, जब आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो तो नाम को पूरा पढ़ लीजिए। MR मतलब आपको लगेगा कि शॉर्ट तो है नहीं, लॉन्ग तो है नहीं, तो मीडियम है, तो मीडियम रेंज। S मतलब सरफेस, A मतलब एयर, M मतलब मिसाइल। इतना तो आपका पता चल गया, यह मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको प्रक्षेपित कहाँ से किया गया है? तो अबुल कलाम आज़ाद द्वीप यानी उड़ीसा के, उससे इसको तट से प्रक्षेपित किया गया है। यह सुपरसोनिक मिसाइल है। दूसरा हमने लोगों ने देख ही लिया, सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह एक्चुअली ADM का पार्ट है, यानी वायु रक्षा प्रणाली का यह पार्ट है, और इसको विकसित किया है संयुक्त रूप से DRDO और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री। अब दो चीज़ इसमें है अलग अलग, ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ आप लोगों का। एक है विकसित और एक है उत्पादन। अगर पूछेगा कि MRSAM का को विकसित किसने किया है, तो ये संयुक्त रूप से किया गया है DRDO और इजराइल एरोस्पेस के द्वारा। और इसको उत्पादन कौन करेगा? BDL यानी भारत डायबेटिक लिमिटेड। तो ये ध्यान दीजिएगा, उत्पादन कोई और करेगा, विकसित कोई और करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि DRDO के अभी अध्यक्ष कौन है? जैसे कई बार पूछ देता है इसरो के अध्यक्ष कौन है, DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष अभी समीर V कामत हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी याद नहीं रखने जैसा है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये तो आप लोग को पता ही होगा, मोबाइल पे मैसेज भी आया होगा। यह योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है राज्य में बिजली उपभोक्ता को वित्तीय सहायता देना। तो आप लोग बताइएगा, ये कितने यूनिट तक बिजली सहायता प्रदान किया जाएगा? क्योंकि ये आप लोग के मोबाइल पे भी मैसेज आया होगा अगर आप बिहार से होंगे तो। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। 49वां क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन ATM किन ट्रेन में लगाया? तो ये मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। तो देखिए, इसमें से क्या क्वेश्चन एक पूछ सकता है, ये पूछ देगा कि देश का पहला ट्रेन ATM किस बैंक के द्वारा लगाया गया? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उस ट्रेन का क्या नाम है जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ATM लगाया? तो वो है मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें दो क्वेश्चन याद रखिएगा, एक कि देश का पहला ट्रेन ATM कौन सा बैंक लगाया? तो ये मुंबई पुणे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, और ट्रेन का नाम क्या है? मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल में ही भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित है? तो वह हॉकी से संबंधित हैं। वह किस खेल से संबंधित है? वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है, और यह अंतर्राष्ट्रीय संन्यास की घोषणा की है। बस हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने, ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन सा खेल? हॉकी। और कहाँ से संन्यास लेने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बस इसमें इतना ही था आज का। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये PDF चाहिए तो मेरा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़िए आप लोग, हमेशा मेरा साथ है आप लोगों का, आप लोगों के साथ है हर कदम पे।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।